हाय गाइस। प्रीवियस वीडियो में हमने जो है हाइड्रोकार्बन का जो अल्केन पार्ट है वो कवर किया था, जिसके अंदर हमने बात की थी अल्केन के सिंथेसिस के बारे में एज वेल एज अल्केन के केमिकल रिएक्शंस के बारे में। सो अभी इस वीडियो में विल कंटिन्यू विद द सेकंड हाइड्रोकार्बन, दैट इज़ अल्कीन्स। सो अल्कीन्स जो होते हैं वो आप जानते हैं दे आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो जिनको ये डिफरेंस नहीं पता है उनको मैं ये क्लियरली समझाना चाहता हूँ कि जब एक कार्बन जो है 4 सिग्मा बॉन्ड बनाता है तब उसे सैचुरेटेड कार्बन कहते हैं, और जब उसने एक भी पाई बॉन्ड बनाया रहता है तब उसे जो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो अल्केन्स जो हैं वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के कैटेगरी में आते हैं, और अल्कीन्स जो हैं वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में आते हैं। अल्केन के अंदर कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3 होता है, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होती है, और अल्कीन्स के अंदर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, ठीक है, और जो है ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट होती है। तो एज आई डिस्कस्ड हम लोग जो है प्रिपरेशन की बात करेंगे कि अल्कीन्स को कैसे बनाया जाता है। तो देखिए, अल्कीन्स को जैसे अल्केन्स हम बनाते थे, तो अल्केन्स बनाने का सबसे आसान तरीका था कि आप एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजनेशन करवाइए तो आपको अल्कीन मिलेगा। तो अल्कीन में भी हम ऐसा ही कुछ कर सकते हैं, उससे भी ज़्यादा अनसैचुरेटेड अल्काइंस होते हैं, और अल्काइंस का अगर हम हाइड्रोजनेशन करवाएं तो हमें अल्कीन मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम ऐसे ही कुछ रिएक्शन देखेंगे, और कुछ रिएक्शन यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट, बिकॉज वहाँ पे सिस और ट्रांस अलग अलग कैटेगरी के अल्कीन्स मिलते हैं। तो कब कौन सा रिएजेंट आपको सिस अल्कीन देगा और कौन सा रिएजेंट आपको ट्रांस अल्कीन देगा, वो आपको अपने आप में पता होना बहुत ज़रूरी है। सो एक्शन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द सेम साइड, तो आप जानते हैं कि एडिशन अगर सेम साइड से होता है, जो कि हमने देखा था कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन में, तो उसे सिन एडिशन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम अल्काइन से शुरुआत कर रहे हैं, अल्काइन का हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं। वो अगर हम आप जानते हैं कि अल्कली का जो मिक्सचर होता है अमोनिया के अंदर वो हाईली रिड्यूसिंग होता है, ठीक है। तो ये अल्कली लिथियम या सोडियम आप लिक्विड अमोनिया में अगर डिजोल्व करके रखें तो जो हाइड्रोजन गैस जनरेट होती है उसका इस्तेमाल आप अल्काइंस के रिडक्शन में कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है कि जो प्रोडक्ट आपको मिलता है वो हमेशा ट्रांस अल्कीन होता है, ठीक है। इसका हम मैकेनिज्म देखेंगे। यहाँ पे एक्चुअली सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है कार्बन को, और उसके बाद जो अमाइड बनता है यहाँ पे सोडियम अमाइड, उसमें जो अमाइड होता है वो एक दूसरे हाइड्रोजन को पुल करता है। तो विल सी द मैकेनिज्म कैसे होता है, पर आपको ये बात एक याद रखनी है कि अगर आप लिक्विड या सोडियम या लिथियम का मिक्सचर ले रहे हैं लिक्विड अमोनिया के अंदर, ठीक है, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो अल्काइन से एक ट्रांस अल्कीन मिलेगा। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आगे चल के हम देखेंगे जब हम लिनलार कैटलिस्ट की बात करेंगे जिसमें पैलेडियम हम लेते हैं CaCO3 के साथ, CaCO3 के साथ, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि जो प्रोडक्ट मिलता है आपको वो सिस अल्कीन मिलता है। यहाँ पे जो मिल रहा है आपको ट्रांस अल्कीन मिल रहा है। सो लिनलार कैटलिस्ट, जैसे मैंने बताया कि अगर आप लिक्विड अमोनिया में लिथियम और सोडियम को लेते हैं तो आपको ट्रांस अल्कीन मिलता है, लेकिन अगर आपको पैलेडियम आप CaCO3 के साथ लेते हैं तो आपको सिस अल्कीन मिलेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दैट इज़ समथिंग यू मस्ट रिमेंबर। ये यहाँ पे मैंने गलती से लिख दिया है, यहाँ पे ट्रांस अल्कीन आएगा, और इसके अंदर जो होता है वो जो है एंटी एडिशन ही होता है, वो आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरा तरीका जो है वो है डिहाइड्रेशन का। तो जो अल्काइल हैलाइड्स होते हैं उनका डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करवा के आप जो है वो अल्कीन्स बना सकते हैं। तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी अल्काइल हैलाइड में से उसके अंदर से एसिड निकाल देना, HCl निकाल देना, HBr निकाल देना, उसे हम डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कहते हैं। और जो KOH है अल्कोहलिक सॉल्यूशन में, देखिए अगर आप एक्वियस KOH लेते हैं तो वो बेसिकली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाता है और वो हैलाइड को हटा के OH ऐड कर देगा। अगर आप अल्कोहलिक KOH यूज़ करते हैं तो वो एक डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन होता है जिसमें प्रोडक्ट के तौर पे आपको एक अल्कीन मिलता है, सॉल्ट मिलता है और वाटर मिलता है। सो दिस इज़ समथिंग जो हमें बहुत अच्छे से याद रखना है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि H2SO4 और Al2O3 का इस्तेमाल होता है, और यहाँ पे भी डिहाइड्रेशन होता है तो हमें अल्कीन मिलता है और साथ में वाटर मिलता है। और ये वाला रिएक्शन हमने देखा था, सिमिलर रिएक्शन, जिसके अंदर हमने देखा था कि अगर हमने ऐसे सीधा एक कार्बोक्सिलेट सॉल्ट यूज़ किया होता इंडिपेंडेंटली तो हमें अल्कीन मिलता,
लेकिन अगर आप इस तरह का सॉल्ट यूज़ करते हैं, मतलब कोई इस तरह का एसिड हो, सक्सिनिक एसिड जैसा, उसका अगर आप सॉल्ट यूज़ करते हैं तो आपको एनोड पे अल्केन की जगह पे अल्कीन मिलेगा, राइट, आपको अल्कीन की जगह पे अल्कीन मिलेगा। तो ये चीज़ जो है अपने आप में बहुत ज़रूरी है। उसके बाद विसिनल डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड का जो है अगर आप जिंक और अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेंगे, मैंने पहले ही बताया था कि रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम करते हैं। पर विसिनल डाइहैलाइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो डाइहैलाइड का मतलब तो हो गया दो हेलोजन, और विसिनल मतलब एडजेसेंट कार्बन पे, जब अगल बगल के कार्बन पे दो हेलोजन हो तो उसे विसिनल डाइहैलाइड कहते हैं। और ऐसे केस में क्या होता है, जिंक के साथ अगर आप रिएक्शन करवाते हैं तो जिंक दोनों क्लोरीन ले लेता है और जो प्रोडक्ट होता है वो आपका अनसैचुरेटेड अल्कीन बनता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे जो है फाइनली जो है केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो रहे हैं अल्कीन की। तो अल्कीन का अगर आप रिएक्शन करवाते हैं ब्रोमीन के साथ तो ये जो है पहली बात तो देखिए एंटी एडिशन होगा, तो एक ब्रोमीन इस तरफ आएगा, एक ब्रोमीन इस तरफ आएगा, और यहाँ पे क्या होता है ब्रोमीनियम आयन का इंटरमीडिएट बनता है। तो क्या होता है ये जो ब्रोमीन का बॉन्ड है वो इस अल्किन, अल्कीन के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना वो काफ़ी डिफ्यूज रहता है, ढीला रहता है, जिससे ये ऐसे मॉलिक्यूल्स जो इलेक्ट्रॉन की तलाश में उनको बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो ये किसे अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल्स को। ठीक है, ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रोफाइल्स को। इनफैक्ट जनरली क्या होता है अल्कीन के रिएक्शन में ये खुद ही जाके अटैक कर देता है, ये खुद ही जाके इलेक्ट्रोफाइल्स को अटैक कर देता है। तो क्या होता है कि जो ब्रोमीन का बॉन्ड है वो अल्कीन के प्रेजेंस में पोलराइज हो जाता है, ये वाला हिस्सा थोड़ा सा नेगेटिव होगा, ये थोड़ा सा पॉजिटिव होगा, और ये पॉजिटिव होगा जो कि इलेक्ट्रॉन पुअर होगा, और ये अल्कीन ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है। तो अल्कीन का मतलब डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा, यहाँ पे C- होगा, वो Br के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो बॉन्ड ऐसे बनेगा CH Br CH, तो ऐसे ट्राइंगल बनेगा और बीच में ब्रोमीन होगा जिसे हम ब्रोमीनियम आयन कहते हैं, ब्रोमोनियम आयन कहते हैं। और ब्रोमोनियम आयन जो है बहुत अनस्टेबल होता है, तो फिर तुरंत टूट जाएगा, यहाँ पे एक ब्रोमीन आपका अटैच हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे Br- अटैच हो गया और यहाँ पे कार्बोकैटायन बना, और यहाँ पे Br+ अटैच होगा और यहाँ पे कार्बोकैटायन बना। तो यहाँ पे जो Br- अलग हुआ था इस Br में से, Br2 में से, वो जाके फिर इसको अटैक करता है। तो एक ब्रोमीन यहाँ से ऐड होता है, दूसरा यहाँ से ऐड होता है, तो दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज एंटी एडिशन। तो ब्रोमीन या फिर किसी भी हैलोजन का आप रिएक्शन करवाते हैं तो आपको विसिनल डाइहैलाइड मिलता है अल्कीन के केस में। और आयोडीन इस तरह के रिएक्शन नहीं देता क्योंकि विसिनल आयोडाइड काफ़ी अनस्टेबल होते हैं, डाइआयोडाइड, और फ्लोरीन के साथ रिएक्शन बहुत ही विग्रस होते हैं। दूसरा रिएक्शन जैसे मैंने बताया था ना, केमिस्ट्री में रिएजेंट का क्या इस्तेमाल है वो पता होना बहुत जरूरी है। जैसे N-ब्रोमोसक्सिनामाइड यूज़ करते हैं ना, तो इसकी खासियत है कि ये हमेशा अलीलिक कार्बन पे, जो अलाइलिक कार्बन है वहाँ पे हेलोजिनेशन करवाता है। तो आप जानते हैं कि ये जो कार्बन है विनाइलिक है और इसके जस्ट बगल वाला जो कार्बन है वो अलाइलिक होता है, तो वहाँ पे ब्रोमीन जो है वो अटैक करता है, ठीक है, और अलाइलिक कार्बन पे जो है हेलोजिनेशन होता है। तो ये भी एक तरह से आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन दैट ऑलवेज हैपन्स ऑन द एलाइलिक कार्बन व्हेन यू यूज़ NBS, राइट। तो जब कभी भी आप NBS N-ब्रोमोसक्सिनामाइड यूज़ करेंगे HB का इस्तेमाल करके, तो ब्रोमीन का फ्री रेडिकल बनता है जो कि एलाइलिक कार्बन पर अटैक करके हेलोजिनेशन करवाता है। दूसरा तरीका है कि अल्कीन के अंदर अगर आप मिनरल एसिड का रिएक्शन करवाते हैं तो उसके अंदर जो है हाइड्रोहेलोजिनेशन होता है, यानी हेलोजन और हाइड्रोजन दोनों ऐड होते हैं। और अगर आपका अल्कीन एसिमेट्रिक है, देखिए एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक अल्कीन के बारे में क्या फ़र्क है वो आपको पता होना ज़रूरी है। तो सिमेट्रिक अल्कीन वो होता है जिसके डबल बॉन्ड के दोनों तरफ सेम नंबर ऑफ कार्बन्स हो, और एसिमेट्रिक अल्कीन वो होता है जिसके डबल बॉन्ड के एक तरफ एक कार्बन हो, इस तरफ 3 हो, इस तरफ 2 हो, इस तरफ 5 हो। तो डबल बॉन्ड के दोनों तरफ जो कार्बन है वो अगर अलग अलग हैं तो ऐसे अल्कीन्स को हम एसिमेट्रिक कहेंगे। और एसिमेट्रिक अल्कीन का जब हाइड्रोहेलोजिनेशन होगा तब आपको हमेशा दो तरह के प्रोडक्ट मिलेंगे, एक मेजर मिलेगा, एक माइनर मिलेगा, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या होता है ना कि बेसिकली कार्बोकैटायन बनते हैं इंटरमीडिएट के तौर पे। और देखिए जब कभी भी आपको दो अलग अलग प्रोडक्ट मिलते हैं, राइट, दो अलग अलग काइनेटिक प्रोडक्ट्स मिलते हैं, तो उसका रीज़न क्या होता है, उसका रीज़न ये होता है कि ऐसे रिएक्शंस में हमेशा दो इंटरमीडिएट बनते हैं, क्योंकि एक अगर इंटरमीडिएट बनता तो रिएक्शन प्रोडक्ट आपको एक ही मिलता, लेकिन अगर दो अलग अलग इंटरमीडिएट बन रहे हैं तो दो अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे, और वो जो है प्रोडक्ट ज़्यादा मिलेगा जो ज़्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट से जुड़ा है। तो एसिमेट्रिक अल्कीन्स के हाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। तो दो कार्बोकैटायन बनते हैं, एक सेकेंडरी बनता है, एक प्राइमरी बनता है। तो आप जानते हैं कि सेकेंडरी वाला कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि बिकॉज HBr है, राइट, सो
अल्किन्स का जैसे मैंने रिएक्शन बताया क्या होता है कि वो सबसे पहले अल्किन्स में ना सबसे पहले जो है एक इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है और उसके बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, कुछ भी हो जाए सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा या फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो HBr में इलेक्ट्रोफाइल कौन है, कौन इलेक्ट्रॉन की तलाश में जो पॉजिटिव होगा, तो HBr में H पॉजिटिव होगा, तो H पहले अल्किन को अटैक करता है। तो H क्या है, दोनों कार्बन को अटैक करता है, मतलब दो अलग अलग इंटरमीडिएट बनते हैं, एक सेकेंडरी कार्बोकेटायन एक प्राइमरी कार्बोकेटायन। अब जब न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना होगा, ब्रोमीन माइनस को, Br माइनस को, तो उसके पास दो ऑप्शन है, एक अनस्टेबल कार्बोकेटायन को अटैक करना और एक स्टेबल वाले को। तो क्योंकि जो है जो इंटरमीडिएट जो ज़्यादा स्टेबल है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो वो प्रोडक्ट ज़्यादा मिलता है जो ज़्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट से जुड़ा हुआ है। दैट इज़ वाई इन दिस केस जो है आपको जो प्रोडक्ट मिलता है, राइट, द प्रोडक्ट दैट यू गेट इन केस ऑफ मार्कोनी कर्व इज़ द वन दैट इज़ एसोसिएटेड विद द मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट विच इज़ द सेकेंडरी कार्बोकेटायन। इसीलिए आपको कभी भी 1 ब्रोमोप्रोपेन नहीं मिलेगा, मतलब मिलेगा पर उतनी मात्रा में नहीं मिलेगा। जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो हमेशा 2 ब्रोमोप्रोपेन होगा, बिकॉज 2 ब्रोमोप्रोपेन तभी होगा अगर सेकेंडरी कार्बोकेटायन से ब्रोमीन अटैच हो रहा है, और अगर प्राइमरी कार्बोकेटायन से ब्रोमीन अटैच हो रहा है मतलब कि वो प्राइमरी जो है कार्बोकेटायन था, राइट। तो हमेशा याद रखिएगा जो ज़्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट होता है उसी के साथ मार्कोनी का एडिशन होता है। तो मार्कोनिको ने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये भी कहा था कि आपको बिना मैकेनिज्म के अगर प्रोडक्ट जानना है कि क्या होता है तो आपको सिंपल सी चीज़ याद रखनी है कि आपका हैलोजन उस कार्बन के साथ जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है, यानी जो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, ठीक है। और दूसरा है देखिए H2O2 के साथ रिएक्शन। तो H2O2 के साथ का जो रिएक्शन है तो उस केस में एंटी मार्कोनिका होता है, और एंटी मार्कोनिका होता है तो यहाँ पे प्रोडक्ट आपको जो है वो उल्टा मिलता है, और यहाँ पे आपका जो हैलोजन है वो उस कार्बन के साथ जाता है जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो अगर आप एंटी मार्कोनिका करवाएंगे अल्कीन का H2O2 के प्रेजेंस में तो आपको 1 ब्रोमोप्रोपेन जो है वो मेजर प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। सो देखिए एंटी मार्कोनिका ना पूरे अल्कीन अल्काइन के चैप्टर में सिर्फ 2 ही लोग दिखाते हैं, तो आपका HBr का रिएक्शन H2O2 के साथ, और दूसरा जब आप जो है डाइबोरेन के साथ रिएक्शन करवाते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरान के प्रेजेंस में, और फिर आगे आप H2O2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो तभी आपको, तो इन शॉर्ट पूरे अल्कीन और अल्काइन के चैप्टर में अल्कीन्स खास करके जो है वो एंटी मार्कोनिका सिर्फ 2 रिएजेंट के साथ दिखाते हैं, HBr H2O2 और डाइबोरेन टेट्राहाइड्रोफ्यूरान और H2O2, दोनों में देख रहे हैं आप H2O2 कॉमन है। तो H2O2 वाली जो भी मैकेनिज्म है अगर वो एडिशन रिएक्शन है अल्कीन की तो प्रोडक्ट आप याद रखिएगा हमेशा आपको एंटी मार्कोनिका ही मिलेगा, ठीक है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं हेलोहाइड्रीन की। तो हेलोहाइड्रीन में क्या होता है कि आप देखिए ब्रोमीन के साथ सिर्फ रिएक्शन करवाएंगे ना तो आपको विसिनल डाइहैलाइड मिलेगा, लेकिन अगर आप ब्रोमीन को पानी के साथ लेंगे तो आपको हेलोहाइड्रीन मिलता है, यानी एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर हेलोजन भी हो और OH भी हो। अब देखिए इसके अंदर मैकेनिज्म मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है। इसके अंदर भी सेम मैकेनिज्म होती है कि सबसे पहले अटैक करेगा कौन, सबसे पहले अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल, फिर अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल। अब OH और Br में से Br क्योंकि OH ज़्यादा पोलर है तो Br पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा, तो इस पर जो है इलेक्ट्रोफाइल यानी इस पर जो है मतलब हमारा जो अल्कीन है वो अटैक करेगा। अल्कीन कैसे अटैक करेगा, तो ये वाला कार्बन ब्रोमीन के साथ बॉन्ड बनाएगा, फिर ये वाला कार्बन भी बनाएगा, तो एक ट्राइंगल बनेगा जैसे मैंने पहले बताया था CBr CH2 जो कि हाईली अनस्टेबल होता है, जिसे ब्रोमोनियम आयन कहते हैं। वो फिर बॉन्ड टूट जाएगा और ब्रोमीन किसी एक कार्बन के साथ जाएगा, ठीक है। अब ब्रोमीन एक कार्बन के साथ चला गया। अब क्या होता है कि बेसिकली मैंने जैसे बताया था कि अल्कीन के रिएक्शन में सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करते हैं फिर न्यूक्लियोफाइल। अब हमारे पास न्यूक्लियोफाइल क्या है, OH माइनस। तो OH माइनस जो होता है वो फिर जाके क्या करता है, कार्बन को अटैक करता है, ठीक है। कौन से कार्बन को, उस कार्बन को जिस पे जो है पॉजिटिव चार्ज है, बिकॉज पॉजिटिव जो चार्ज है उसी पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेंगे, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जो पॉजिटिव चार्ज यानी न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो OH माइनस जो है वो तुरंत ऐसे कार्बन पे अटैक करेगा जिस पे प्लस चार्ज है। तो ये जो हेलोहाइड्रीन रिएक्शन है ना वो एक्चुअली एक काइनेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन है, जहाँ पे वो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है या वो वाला प्रोडक्ट ज़्यादा मिलता है जिस न्यूक्लियोफाइल की मात्रा ज़्यादा है। यहाँ पे स्टेबिलिटी मैटर नहीं करती। तो अगर आपके पास 2 न्यूक्लियोफाइल हैं Br माइनस और OH माइनस, तो अगर OH माइनस की मात्रा ज़्यादा है तो ऑब्वियसली आपको OH माइनस वाला प्रोडक्ट ज़्यादा मिलेगा, तो फाइनल प्रोडक्ट में आपको OH भी मिलेगा और Br भी मिलेगा। और देखिए इसमें भी जो है आपका OH उस कार्बन के साथ जाता है जो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड हो, जिसके पास हाइड्रोजन कम हो, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ गलत है। एक्चुअली क्या होता है कि Br माइनस और OH माइनस दोनों ही न्यूक्लियोफाइल बनते हैं, जिस न्यूक्लियोफाइल की मात्रा ज़्यादा होती है वो वाला प्रोडक्ट ज़्यादा मिलता है। तो एक्चुअली इस रिएक्शन में आपको सच बताऊँ तो
ये भी प्रोडक्ट मिलता है H3 CH3 Br। आपको ऐसा नहीं है कि इसके अंदर डाइब्रोमो प्रोपेन नहीं मिलेगा, पर ये कहीं ज़्यादा होगा, बिकॉज हमारे पास ये जो OH है वो वाटर की वजह से आता है, और क्योंकि पानी की मात्रा ज़्यादा होती है तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है OH माइनस वो Br- को हरा देगा, तो इसीलिए ये मेजर प्रोडक्ट होगा और ये माइनर प्रोडक्ट होगा। यही नहीं, अगर आपने कोई और भी न्यूक्लियोफाइल पानी के अंदर डाला है, मान लीजिए आपने Cl- भी डाला है, तो एक प्रोडक्ट आपको वो भी मिलेगा जिसके अंदर OH और Cl- दोनों होंगे, ठीक है। तो मल्टीपल जो है, सॉरी, एक ऐसा प्रोडक्ट होगा जिसमें Br और Cl दोनों होंगे, तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं, क्योंकि जितने भी न्यूक्लियोफाइल हैं सब के सब प्रोडक्ट बनाएंगे, लेकिन मेजर प्रोडक्ट वो होगा जो सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल से जुड़ा हुआ है। तो अगर आपके न्यूक्लियोफाइल के उसमें कलेक्शन में Br- है, Cl- है, OH- है, तो अगर OH- की मात्रा सबसे ज़्यादा है तो OH- वाला प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा होगा, Cl- की मात्रा सबसे ज़्यादा है तो Cl- का प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा होगा, Br- की मात्रा अगर सबसे ज़्यादा है तो Br- का प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ एक तरह से समझना बहुत ज़रूरी है। अगला है ओजोनोलिसिस रिएक्शन। तो अल्कीन जो है फेमस है ओजोनोलिसिस रिएक्शन के लिए, जिसके अंदर एक तरह से ओजोन रिएक्ट करता है, तो ऐसे घर जैसा स्ट्रक्चर बनता है, 2 ओजोन यहाँ पे आते हैं, फिर तीसरा यहाँ पे आता है, ठीक है। ओजोनोलिसिस बड़ा ही सिंपल रिएक्शन। देखिए क्या होता है ना कि जो डबल बॉन्ड है वहाँ से हमें टुकड़ा करना होता है और वहाँ पे एक O अटैच कर देना होता है, तो यहाँ पे एक O अटैच कर दो और इसके साथ एक O अटैच कर दो, तो यहाँ पे CH3 CHO बन जाएगा और यहाँ पे CH2O बन जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है ना कि अगर आपका अल्कीन टर्मिनल है, डबल बॉन्ड अगर आपका लास्ट में है, तो एक अल्डिहाइड मिलता है और एक दूसरा अल्डिहाइड मिलता है, और फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे तो फिर आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी मिलेगा, ठीक है, जैसे H2O2 आप लेंगे। तो इसीलिए जब आप जिंक का इस्तेमाल करते हैं तो उसे रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कहा जाता है, यानी जो आपका प्रोडक्ट मिलता है वो अल्डिहाइड और कीटोन पे रुक जाता है। लेकिन अगर आप ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कर रहे हैं तो आपके अल्डिहाइड जो है वो एसिड में कन्वर्ट होंगे, तभी जाके आपका रिएक्शन रुकेगा। तो ये हो गया आपका रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, ये हो गया आपका ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, जिसके अंदर आप H2O2 और OH- का इस्तेमाल करते हैं। तो देख लीजिए अल्डिहाइड बना, लेकिन वो फिर फाइनली एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और दो जो है यहाँ पे एसिड मिलता है, ये देखिए फॉर्मिक एसिड है HCOOH, ठीक है, और इसका जो है फर्दर डिकम्पोजिशन होता है तो आपको CO2 और H2O मिलता है। यहाँ तक आपको याद रखना है। तो KMnO4 अगर आप एसिडिक लेते हैं तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो एसिड तक प्रोडक्ट को ले जाएगा। लेकिन अगर आप अल्कोहलिक अरे ये अगर आप अल्कलाइन KMnO4 लेंगे, आप समझ रहे हैं, एसिडिक KMnO4 बहुत ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो कंप्लीट ऑक्सीडेशन कर देगा। अगर आप अल्कलाइन KMnO4 ले रहे हैं तो माइल्ड ऑक्सीडेशन होता है, तो जिससे क्या होता है डायोल्स मिलते हैं आपको। अल्कीन्स के साथ अगर आप KMnO4 का रिएक्शन करवाते हैं अल्कलाइन का, तो आपको डायोल मिलते हैं, जिसके अंदर एक्चुअली सिन एडिशन होता है, यानी 2 OH ग्रुप अल्कीन में ऐड होते हैं और दोनों के दोनों सेम साइड से ऐड होते हैं। तो ऑस्मियम जो है टेट्रोक्साइड OS4 जो है और KMnO4 जो है, इवन IO4- जो है, ये तीनों के तीन ऐसे प्रोडक्ट हैं, रिएजेंट्स हैं जो आपको प्रोडक्ट के तौर पे डायोल्स देते हैं और सिन एडिशन करवा के देते हैं, और इसीलिए ऐसे रिएक्शन को डाईहाइड्रोक्सिलेशन कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा KMnO4 अगर आप एसिडिक ले रहे हैं तो वो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करवाएगा, यानी अल्कीन का रिएक्शन अगर आप एसिडिक KMnO4 के साथ करवा रहे हैं तो आपको वही प्रोडक्ट मिलेगा जो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस के साथ मिलता है। बट अगर आप अल्कलाइन KMnO4 यूज़ कर रहे हैं तो उतना, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, वहाँ पे आपको डायोल मिलेगा और रिएक्शन को हम डाईहाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन कहेंगे, और जो प्रोडक्ट होगा दैट वुड बी अ सिन एडिशन प्रोडक्ट, राइट, बिकॉज दोनों OH जो है वो सेम साइड ऐड होते हैं, दैट इज़ प्रीटी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो डायोल्स मिलते हैं और आर हाईली अनस्टेबल, और वो डिकम्पोज हो जाते हैं CO2 और H2O में। मतलब KMnO4 में भी डायोल मिलता है, लेकिन वो फिर अल्टीमेटली CO2 और H2O में कन्वर्ट हो जाते हैं एसिडिक वाले में। और अगर आप कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 लेते हैं तो यहाँ पे आपको डायोल मिलेगा, ठीक है, विसिनल डायोल, डाईहाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन जिसे कहते हैं। तो सिंस द कंडीशन आर माइल्ड इन कोल्ड डाइल्यूट, अल्कीन बॉन्ड्स आर नॉट ब्रोकन अनलाइक द ओजोनोलिसिस बट ओनली द OH ग्रुप्स आर एडेड, ठीक है। तो क्या होता है ना, KMnO4 बॉन्ड को बीच से तोड़ देता है और फिर ऑक्सीडेशन करता है जब आप हाईली एसिडिक KMnO4 यूज़ करते हैं। पर अगर आपने माइल्ड कोल्ड और डाइल्यूट कंडीशंस यूज़ किए तो वो बॉन्ड तोड़ नहीं पाता, तो खाली उसके अंदर OH ग्रुप ऐड करता है। फिर आप यहाँ पे देख रहे हैं पॉलीमराइजेशन रिएक्शन हो रहा है। इथीन को जब आप हाई टेम्परेचर पे एक प्रॉपर कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हाई प्रेशर में गर्म करते हैं तो आपको जो है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको एक पॉलीमर मिलता है। तो इथीन का जो पॉलीमर होता है वो पॉलीइथीन होता है, तो यहाँ पे आपको पॉलीइथीन मिलता है। प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस अगर आप देखें,
देखिए हमने अब तक जो है क्या 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 देखा हमने अब तक, हमने जो है वो अल्कीन्स की प्रिपरेशन देखी और अल्कीन्स के केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखी, और ज़्यादातर उनकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एडिशन रिएक्शन, जिसके अंदर हमने क्लियर कट केस देखा कि एडिशन रिएक्शन में क्या होता है। स्टेप 1, अल्कीन जो होता है वो एक इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करता है, यानी फर्स्ट स्टेज में कार्बोकैटायन बनता है, सेकंड स्टेज में न्यूक्लियोफाइल उस कार्बोकैटायन को अटैक करता है। तो हर किसी अल्कीन के एडिशन रिएक्शन में यही 2 स्टेप होते हैं। पहला है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन बाय द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा है एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। और काफ़ी सारे रिएक्शन में कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनते हैं, कुछ केस में कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट नहीं बनते। तो कौन से रिएक्शन में सिन एडिशन होता है, कौन से में एंटी एडिशन होता है, किस में मार्कोनी का होता है, किस में एंटी मार्कोनी का होता है, ये चीज़ें अल्कीन के रिएक्शन में अगर आप याद रखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, बिकॉज काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप इस नॉलेज के बेसिस पे ही कर सकते हैं कि रिलेशन क्या है। जैसे मैंने आपको बताया HBr H2O2 और उसके बाद BF3 टेट्राहाइड्रोफ्यूरान प्लस H2O2, ये एंटी मार्कोनी को, यही 2 रिएजेंट एंटी मार्कोनी को देते हैं, उसके अलावा सारे मार्कोनी को देते हैं। फिर सिन एडिशन कहाँ का होता है, तो Br2 के साथ सिन एडिशन देखिए, एक तो हाइड्रोजनेशन में होता है और फिर डाई हाइड्रोक्सिलेशन में होता है। ये 2 ऐसे रिएक्शन है जिसमें आपको सिन एडिशन जो है वो देखने को मिलेगा। और जहाँ पे कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है जिस रिएक्शन में, वहाँ पे सिन एंटी आपको दोनों देखने को मिलेगा। और एंटी एडिशन कहाँ देखने को मिलेगा, एक तो ब्रोमिनेशन मतलब हेलोजिनेशन में Cl2Br2 अगर आप ऐड कर रहे हैं, हेलोहाइड्रिन फॉर्मेशन जो है वहाँ पे भी आपको एंटी एडिशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जो सारे रिएक्शंस हैं ये आपको पता होने चाहिए कि सिन एडिशन होता है डाईहाइड्रोक्सिलेशन में, हाइड्रोजनेशन में, एंटी एडिशन होता है हेलोजिनेशन में, हेलोहाइड्रिन फॉर्मेशन में, ठीक है। और जहाँ पे भी कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनते हैं वहाँ पर सिन एंटी दोनों देखने को मिलता है। तो ये एक तरह से पता होना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब हम आ जाते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस पे। तो अल्काइंस देखिए जो है वो कैल्शियम कार्बाइड जो होता है उसका जब हम पानी के साथ रिएक्शन करवाते हैं, राइट, कैल्शियम कार्बाइड का जब हम पानी के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो आपको अल्काइन मिलता है और साथ में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। और उसके बाद अगर हमारे पास विसिनल डाइहैलाइड है, मतलब सॉरी ये टेट्राहैलाइड है, उसका अगर आप जिंक के साथ रिएक्शन करते हैं, आपने देखा था किस तरह से विसिनल डाइहैलाइड होता है तो जिंक उसके साथ आपको अल्कीन देता है। तो वैसे ही अगर 4 हैलाइड हैं तो चारों को जो है जिंक निकालेगा और प्रोडक्ट आपको इथाइन मिलेगा, ठीक है। तो ये भी पता होना एक तरह से बहुत ज़रूरी है, आपको काफ़ी काम का रिएक्शन है। और फिर अगर यहाँ पे मतलब वही हमने रिएक्शन को जनरलाइज़ किया है कि 4 हैलोजन है, उसको जिंक के साथ रिएक्शन करवाते हैं अल्कोहल के प्रेजेंस में तो अल्काइन मिलता है और जिंक क्लोराइड मिलता है। अब हेलो फॉर्म में आप जानते हैं किसी भी हेलो फॉर्म रिएक्शन में जो है वो क्लोरोफॉर्म मिलता है, तो उसका रिएक्शन अगर आप Ag के साथ करवाते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तब भी आपको इथाइन मिलता है और AgCl मिलता है। फिर देखिए NaNH2 जो है उसके अंदर ये जो अमाइड आयन है NH2- वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर से वो हाइड्रोजन को खींच लेता है, कितना ही कम एसिडिक हाइड्रोजन। देखिए बेस जब भी आप किसी रिएक्शन में लेते हैं ना, तो याद रखिए कि वो हमेशा एक ही काम करते हैं, बेस का एक ही काम होता है, बेस का काम होता है एसिडिक हाइड्रोजन को खींचना। लेकिन जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो जो कम एसिडिक हाइड्रोजन उनको तक खींच लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट आपको जो है देखिए इथाइन मिलता है। तो NaNH2 इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस दैट कॉजेज डीप्रोटोनेशन टू रिजल्ट इन अल्कीन, ठीक है। नाउ इन केस ऑफ द डाइहैलाइड्स डबल एलिमिनेशन वुड गिव अल्काइन, ठीक है। तो अगर डबल डीप्रोटोनेशन होगा तो आपको यहाँ पे एक्चुअली अल्काइन देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए इथाइन है, उसका अगर आप वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, ये भी एक सिंपल रिएक्शन है जो आपको याद रखना पड़ेगा कि अल्काइंस जो होते हैं वो अगर नॉन टर्मिनल होते हैं तो वो आपको कीटोन प्रोडक्ट देते हैं, और अगर वो टर्मिनल हैं तो वो आपको आल्डिहाइड देंगे। मतलब ये कॉमन आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। पर पहले इसके अंदर है ना विनाइल अल्कोहल मिलता है, जो कि आप जानते हैं टोटोमरिज्म दिखाता है कार्बोनिल कार्बन के साथ, तो ये C डबल बॉन्ड वो यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, राइट। C डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा और मतलब ये O यहाँ पे आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, तो आपको एक आल्डिहाइड मिलेगा। रिएक्शन ऑफ अल्काइन विद KMnO4। अब KMnO4 के साथ इंटरेस्टिंग रिएक्शन है कि बिकॉज
तो ये जो प्रोडक्ट है आपको याद रखना है टर्मिनल अल्काइन के साथ ही मिलेगा। टर्मिनल अल्काइन यानी जो ऐसे ट्रिपल बॉन्ड जो एकदम लास्ट में होते हैं, तो यहाँ पे तो लास्ट में नहीं है क्योंकि 2 ही कार्बन है, लेकिन अगर जैसे 3 कार्बन है तो अगर डबल बॉन्ड लास्ट ट्रिपल बॉन्ड लास्ट में या 4 कार्बन होते हैं और ट्रिपल बॉन्ड लास्ट में तो उसे टर्मिनल अल्काइन कहते हैं। तो टर्मिनल अल्काइन में देखिए अल्कोहलिक KMnO4 के साथ अगर आप अल्काइन का रिएक्शन करवाते हैं तो CHO मिलता है, ये आपको याद रखना है। और अगर इस तरह का अल्काइन है तो ये वाला पहला पार्ट एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और दूसरा वाला पार्ट भी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और ये फिर ये वाला मॉलिक्यूल है जो वो टूट के आपको H2O + CO2 देगा, कार्बोनिक एसिड। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है अगर आप अल्काइन का रिएक्शन KMnO4 के साथ करवाते हैं। ठीक है, तो जैसे आपने देखा था ना कि अल्कीन के साथ अगर आप करवाते हैं तो डाईहाइड्रोक्सिलेशन होता है, 2 OH होते हैं। और अगर आपने बहुत ही स्ट्रॉन्ग KMnO4 यूज़ किया एसिडिक, तो आप जानते हैं कि आपको ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस के जो प्रोडक्ट हैं वही मिलेंगे। पर अगर आपके पास अल्काइन है उसका आप अल्कोहलिक KMnO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो CHO मिलता है। और अगर 1 कार्बन से ज़्यादा मतलब 2 कार्बन से ज़्यादा वाले अल्काइन अगर उसका आप अल्कोहलिक KMnO4 के साथ रिएक्शन करते हो, उसे हीट करते हो, तो आपको एसिड मिलता है यानी CH3COOH, और ये वाला जो पार्ट है वो कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और आपको वो H2O और CO2 के फॉर्म में मिलता है। तो यहाँ पे भी आप देखिए कि एसिडिक मीडियम लिया हुआ है, तो एसिडिक मीडियम आप लेंगे तो देखिए KMnO4 फिर बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों ही एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो HCOOH में कन्वर्ट हो जाएंगे और फिर वो टूट जाएंगे CO2 और H2O में। और दूसरी बात याद रखनी है आपको, जो SeO2 है, सेलेनियम ऑक्साइड है, वो अल्काइन के साथ कैसे रिएक्ट करता है, तो वही रिएक्शन देता है जो नॉर्मल KMnO4 का रिएक्शन देता है, कि उसके अंदर भी आपको ग्लाइऑक्साइड मिलेगा, CHO। दूसरा रिएक्शन देखिए कि यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे अब एरोमेटिक चीज़ों की बात थोड़ी स्टार्ट हो गई है। तो जैसे बेंजीन है, तो बेंजीन को अगर आप उसका रिडक्शन करवाते हैं, कैटालिटिक रिडक्शन, तो आपको साइक्लोहेक्सेन मिलता है। और अगर आप क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं UV के प्रेजेंस में, तो आपको हेक्सा क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन मिलता है, ये प्रोडक्ट मिलता है। और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि जब बेंजीन का रिएक्शन आप ओजोन के साथ करवाते हैं, यानी आप बेंजीन का ओजोनोलिसिस करवाते हैं, तो आपको 3 मॉलिक्यूल मिलते हैं ग्लाइऑक्साल के। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, राइट। सो आई गेस यहाँ पर हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर की। हमने आई गेस तीनों ही जो हाइड्रोकार्बन है उनको बहुत डिटेल में कवर किया, चाहे वो अल्केन हो, अल्कीन हो या अल्काइन हो। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट एक चीज़ जो आप कर सकते हैं ना, वो बेसिकली रिएजेंट की लिस्ट बना सकते हैं और लिख सकते हैं कि अल्किन के साथ ये रिएजेंट रिएक्ट करता है तो क्या प्रोडक्ट मिलता है, और अल्किन के साथ ये रिएजेंट रिएक्ट करता है तो क्या प्रोडक्ट मिलता है। तो इस तरह की अगर आपके पास लिस्ट होती है तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी, और आपको फिर क्या है याद करना आसान होगा। बिकॉज एंट्रेंस एग्ज़ाम में कभी कभी मैकेनिज़्म को जाने बिना सिर्फ ये पता होने पे कि ये रिएजेंट अगर रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, तो ऑटोमेटिकली आप उस चीज़ का आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इम्पॉर्टेंट भी है हमारे लिए। ठीक है, तो आई होप ये सारे प्रोडक्ट्स जो है आपको याद रहेंगे अलग अलग रिएक्टेंट के साथ। ठीक है, जैसे कैसे N-ब्रोमोसक्सिनामाइड के साथ ब्रोमीन का फ्री रेडिकल मिलता है जो कि हमेशा अलाइलिक कार्बन पे अटैक करता है। और दूसरे जो रिएक्शन हमने देखे हैं इलेक्ट्रोलिसिस के कोलबेसमेंट में, और किस तरह से सोडियम सक्सीनेट जैसे एसिड का अगर हम रिएक्शन करवाते हैं इलेक्ट्रोलिसिस तो हमें अल्कीन मिलता है। और कैसे स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं कंसनट्रेटेड वो डिहाइड्रेशन रिएक्शन का काम करते हैं और प्रोडक्ट में आपको अल्कीन मिलता है। एंटी एडिशन कब होगा, सिन एडिशन कब होगा, ये सारी जो चीज़ें हैं आपको एक तरह से पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सो दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स एंड आपको ये फिर बहुत अच्छे से करना है। बिकॉज हाइड्रोकार्बन जो है वो एक तरह से देखा जाए तो GOC जितना ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही सारे क्वेश्चंस उसमें से आते हैं और सिंपल चीज़ें हैं। मतलब जो भी चीज़ें मैंने आपको अभी इस लेक्चर में समझाई हैं, जो भी रिएक्शंस करवाए हैं, उन्हीं रिएक्शंस को अगर आप करके जाएं तो आप नीट और JEE के एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे नंबर ला सकते हैं। हाइड्रोकार्बन का मैं आपको कह सकता हूँ कि बहुत ही कम क्वेश्चन आपका गलत होगा अगर आप ये चीज़ें अच्छे से करते हैं तो। ठीक है, तो जितना भी मैंने करवाया वो अच्छे से रिवाइज़ कीजिएगा और नोट्स बनाइएगा अपनी अलग से। इसके अंदर आप सारे अलग से अल्केन की रिएक्शन लिखना, अल्कीन की रिएक्शन लिखना और अल्काइन की रिएक्शन लिखना। इससे क्या होगा, आपको चीज़ें याद भी रहेंगी और आपके पास एक नोट्स रेडी रहेगी, तो जब भी आपको रिवीजन करना रहेगा तो बहुत ज़्यादा आसानी होगी। इसके साथ साथ आप सारे रिएजेंट्स की जो लिस्ट है पूरी वो दीवार पे चिपका सकते हैं
ताकि बार बार जब आपकी नज़र जाएगी तो वो रिएजेंट्स आपके दिमाग में चिपकेंगे और आपको अच्छे से याद रहेंगे। बिकॉज ऑर्गेनिक में अक्सर ये कंप्लेन आती है कि आप चीज़ें भूल जाते हैं बार बार। तो इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप हर तीसरे दिन चौथे दिन बार बार उस चीज़ को लिखें या फिर अच्छे से याद करें। और दीवार पे चिपकाने से ये फ़ायदा होता है कि बार बार वो चीज़ आपके नज़र में आती है और आपको अच्छे से याद रहती है। ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।